शुरू। ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आप लोगों के समक्ष आंसरों के पूर्ण मिलान के बाद फिर से एक बार यूपी टेट के इन्वायरमेंट पार्ट का सलूशन लेकर के मैं आया हूं। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस डिस्कशन में सिर्फ इस एग्जाम के आंसर पे ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि आने वाले एग्जामों के परिप्रेक्ष्य में एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिया गया है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद एनालाइज करिएगा कि पहले जो आपने वीडियो देखा है सिर्फ उसमें आंसर देखा होगा, लेकिन इसमें आपको आंसर के साथ साथ आपको कुछ एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन में क्या है कि WWF से आशय है। इसका क्या पूछा गया है? फुल फॉर्म पूछा गया है। अब WWF आप जानते हैं, ठीक है, बहुत पहले से जानते होंगे, लेकिन WWF के बारे में आप ये नहीं जानते होंगे कि WWF की स्थापना कब हुई। तो WWF की स्थापना 29 अप्रैल 1900 किसको हुई? 61 को हुई। कब हुई? 29 अप्रैल 1961। और ये WWF की जो स्थापना 1961 में हुई, उसका फुल फॉर्म था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। मतलब कि हमारे जो जंगली जानवर हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार से जो फंड एकत्रित किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं WWF। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 अप्रैल कब हुई थी? 1961 को हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फूलों की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फूलों की घाटी। ठीक, अब फूलों की घाटी के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। तो हमारे भारत का एक राज्य है, ठीक है, हमारे भारत का क्या है? एक राज्य है। और वो राज्य हमारे भारत का कहाँ है? आप सभी लोग जानते हैं कि वो राज्य हमारे भारत का कहाँ है? वो राज्य हमारे भारत का यहाँ पे, कि जिसे हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, इस जगह पे पड़ता है। और ये जो इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? यूके। ठीक, और ये हिमालय, यहाँ पे क्या है? हिमालय की श्रृंखला है। क्या है? हिमालय की श्रृंखला है। और यहाँ पे हमारा क्या है? उत्तराखंड है। और ये फूलों की घाटी उत्तराखंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में? गढ़वाल। किस डिस्ट्रिक्ट में? गढ़वाल रीजन में ये घाटी पाई जाती है। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य होता है, इसीलिए इसको विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस जिले में है? उत्तराखंड में है। और किस जिले में है? गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। तो दो चीजें आपको जानने को मिली इसके साथ साथ कि ये गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो किससे रिलेटेड है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? और इससे सभी लोग परिचित हैं, मुझे लगता है इसके आंसर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल बढ़ते प्रदूषण से बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। एक तो आपसे हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? ठीक है, एक ये क्या पूछा जाता है? स्थापना कब हुई? इसके कार्य पूछा जाता है। इसके क्या पूछा जाता है? कार्य पूछा जाता है। ठीक है, इसके क्या पूछा जाता है? कार्य पूछा जाता है। और कार्य के इसी तरह सर्वे ऑफ इंडिया है, ये क्या कार्य करता है? केंद्रीय जल आयोग है, इसके क्या कार्य हैं? तो इन सब पे भी डिस्कशन करना जरूरी है, लेकिन तब वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। हम जो अलग से लेक्चर लेंगे इसके बाद, तो वो हमारा किस पे होगा? क्या कहते हैं, जो अलग लेक्चर होंगे लेंगे वो हमारा पूरे पॉल्यूशन पे होगा। किस पे होगा? पूरे पॉल्यूशन पे होगा। और जो आपको हर एग्जाम में मदद करेगा। हर एग्जाम में क्या करेगा? मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन है कोटोपैक्सी। आप ये जानते हैं कि ये हमारा क्या है?
हमारा ये जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक पर्वत पड़ता है एंडीज, जो सबसे विश्व का लंबा पर्वत है। ठीक है। अब जो एंडीज पर्वत में एक देश पड़ता है इक्वाडोर। क्या पड़ता है? इक्वाडोर। ठीक है। और इक्वाडोर में ही हमारा क्या है? कोटोपैक्सी। क्या है? जो अब जागृत ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी। ये कहाँ हमारा पड़ेगा? एक तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। इसके ऊपर क्या है? उत्तरी अमेरिका। इसके ऊपर क्या है? उत्तरी अमेरिका है। इसके ऊपर क्या है? उत्तरी अमेरिका। और ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका के किस साइड में? किस साइड में? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आपका क्या पड़ता है? वेस्ट। ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है? एक है क्या हमारा? एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत में एक जगह है, एक देश का नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर में ही हमारी ये जागृत ज्वालामुखी कोटोपैक्सी पाई जाती है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। आप लोग ब्रह्मपुत्रा नदी से अच्छी तरह से परिचित हैं। किससे? ब्रह्मपुत्रा नदी से अच्छी तरह से परिचित हैं। हमारा जानते हैं ये भारत है ना? ये क्या है? भारत है। और भारत में यहाँ का तिब्बत का पठार है। और तिब्बत के पठार से निकल करके यहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ से गंगा आके इसमें मिल जाती है। तो यहाँ पे इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है या ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। तो आप ये आपकी क्या है? सांगपो नदी यहाँ है। तो ये एरिया कहाँ पड़ता है? चीन में। तो चीन में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है। और भारत में इसी को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका इसका आंसर। ठीक। क्या है? ब्रह्मपुत्रा। इसका आंसर क्या हुआ? ब्रह्मपुत्रा। ठीक। अब नेक्स्ट नदी पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अब आप ये जान लीजिए कि जैव विविधता ये जितनी है, जितने ये प्लेस दिए हुए हैं, सभी में जैव विविधता पाई जाती है। और सभी में पाई जाती है, लेकिन भारत में जानते हैं ये पश्चिमी घाट है। ये क्या है? पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट को सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र जाना जाता है। और उसका रीजन क्या है कि जब बरसात की शुरुआत होती है तो यहीं से होती है। और इस क्षेत्र में बहुत वर्षा होती है। और बहुत वर्षा होने के वजह से यहाँ पे जैव विविधता भी बहुत पाई जाती है। ठीक है। अब जब सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहाँ पाई जाती है तो इसी में एक स्थान पड़ता है शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ पड़ता है? यहाँ पे। और वो जगह कहाँ? शांत घाटी केरल में। शांत घाटी कहाँ पे है? केरल में। तो ये हमारा कहाँ पड़ेगा? केरल में। कहाँ पड़ेगा? केरल में। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? क्योंकि पश्चिमी घाट में पाई जाती है। पश्चिमी घाट में केरल है और केरल में शांत घाटी है। तो कहाँ पाई जाएगी? शांत घाटी में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? शांत घाटी में पाई जाएगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है? एलपीजी से रिलेटेड। तो जो एलपीजी है, आप जानते हैं एलपीजी में क्या पाया जाता है? एलपीजी में क्या पाया जाता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर पाया जाता है। किसका? प्रोपेन और किसका? ब्यूटेन का क्या पाया जाता है? मिक्सचर पाया जाता है। ठीक है। जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर पाया जाता है तो ये स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। किसके रूप में प्रयोग की जाती है? स्वच्छ ईंधन के रूप में। ये कौन सी गैस होती है? जिसमें आप खाना बनाते हैं, तो ये खाना बनाने वाली गैस होती है। तो पहला तो ये क्या है कि स्वच्छ ईंधन के रूप में, तो ये भी सही है। दूसरा, इसका ऊष्मीय मान भी अच्छा होता है, ये भी सही है। नीले ज्वाला में जलती है, ये भी आप जानते हैं। तो एक ही ऑप्शन बनता है, क्या बनता है? मीथेन उत्सर्जन करने वाला। तो इसमें मीथेन उसका उत्सर्जन नहीं होता है।
क्या नहीं होता, मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता, क्योंकि जब भी ये गैस जलेगी और ये इसके टूटेंगे नट तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो जो भी कंपाउंड बनेंगे कार्बन ऑक्सीजन से मिल करके बनेंगे, इसलिए उसमें कोई संभावना नहीं है कि आपकी मीथेन गैस पाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। अब पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो मेन रूप से दो चीजों से ही मिलकर के बना होता है। अब जैसे पौधे ले लेते हैं, पौधे भी जैविक होते हैं, जंतु भी जैविक होते हैं, ठीक है, उत्पादक भी जैविक होते हैं, उत्पादक भी क्या होते हैं, जैविक होते हैं, उपभोक्ता भी जैविक होते हैं। अब घटक जो होते हैं वो भी कह सकते हो एक प्रकार से जैविक होते हैं। तो ये भी उत्पादक है, ये भी उपभोक्ता है, ये भी सब जैविक हो जाए तो अजैविक का तो यहाँ कहीं रोल ही नहीं रहा। और जबकि कोई भी चीज़ होती है जब परिस्थिति तंत्र बनता है, अगर मान लीजिए मिट्टी ही नहीं है, जब मिट्टी ही नहीं होगी तो उसमें पानी कहाँ होगा, पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे कैसे होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीव जंतु कैसे होंगे, और जब जीव जंतु नहीं होंगे तो परिस्थिति तंत्र कैसे बनेगा। तो इसलिए इसमें क्या होगा, दोनों होंगे, जैविक तथा अजैविक दोनों घटक पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों तरह के पदार्थ जब मिलते हैं तभी परिस्थिति तंत्र का निर्माण हो सकता है और कोई रीजन नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मकर रेखा। क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मकर रेखा। अब हम अगर मकर रेखा की बात करते हैं तो मकर रेखा में क्या है कि मकर रेखा आप जानते हैं, खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हमारा क्या है, ग्लोब है, और ग्लोब के मध्य बिंदु से जो खींची जाती है इसे आप क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। जो भूमध्य रेखा है ये भी 0 डिग्री पे होती है। ये कहाँ पे होती है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे होती है। किस पे होती है, 0 डिग्री पे होती है। 0 डिग्री से ऊपर की तरफ और 0 डिग्री से कहाँ, नीचे की तरफ। ठीक है, जो ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री और हाफ होता है और नीचे की तरफ भी 23.5 डिग्री एंड हाफ होता है। इस दिशा को नॉर्थ कहते हैं और इस दिशा को साउथ कहते हैं। तो इससे ऊपर की तरफ और इससे नीचे की तरफ जो ऊपर वाली 23.5 डिग्री की रेखा है इसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। और नीचे वाली को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। नीचे वाली को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। और दोनों में एक जैसी दशाएं पाई जाती हैं, दोनों में क्या है, एक जैसी दशाएं पाई जाती हैं। अंतर क्या है, ये साउथ में और ये वाली नॉर्थ में। तो जिसके साथ साउथ लगा हो 23.5 के वही आपका आंसर हो गया। तो इसके साथ 23.5 के साथ साउथ लगा है तो यही आपका आंसर हो गया। और ये मकर रेखा हो गई आपकी। कौन सी रेखा हो गई, मकर रेखा। ठीक, मुझे लगता है समझ में आपके आ गया होगा। विस्तृत से आपको ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे हम इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इकोसिस्टम से। किससे रिलेटेड है, इकोसिस्टम। ये तो सिर्फ रटने वाला शब्द है। इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ, किसने किया था, सर्वप्रथम प्रयोग आप सभी लोग इस क्वेश्चन को रटे रहते हैं। किसने किया था, एजी टांसले महोदय ने किया था। किसने किया था, एजी टांसले महोदय ने किया था। तो ये हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो इसको तो आप पहले से ही रटे हुए, इसमें ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, ध्रुव तारा कहा जाता है। अब आप लोग इस पे ध्यान दिए हैं कभी कि नहीं दिए, लेकिन उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। जब आप इसे उठते हैं और देखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, भोर का तारा। क्या कहा जाता है, भोर का तारा। ठीक, या जब हम निकल करके अपने घर से छत पे जाते हैं और उत्तर की तरफ देखते हैं तो
तो एक तारा नजर आता है, और जो तारा नजर आता है उसी को हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। कई सारी कहावतें इसके साथ जुड़ी हैं। इसके बाद में विस्तृत जो हमारा चर्चा होगी वो हमारी ज्योग्राफी की क्लास में होगी। आप ज्योग्राफी क्लास अटेंड करिए, आपको ये सारी जानकारी विस्तृत में मिलेगी। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। तो विश्व में कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी जलवायु से संबंधित। जब समस्याएं उत्पन्न हो रही थी तो बहुत सारे जीव जंतुओं का भी क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था, वनस्पतियों का नुकसान हो रहा था। तो पूरे विश्व में इस बात की हलचल थी कि किस तरह से इन चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए। इसी के कंट्रोल के तहत आप जानते हैं कि रामसर में भी सम्मेलन हुआ और बहुत जगह सम्मेलन हुए। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया था? 1972 में क्या किया था? जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए एक क्या चलाया था? अधिनियम बनाया था। और जो अधिनियम बनाया था उस अधिनियम के तहत 1973 में, कब? 1973 में क्या लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर। क्या लॉन्च किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगरों का संरक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? टाइगरों का संरक्षण किया जाता है। ठीक। और क्यों सबसे पहले टाइगरों का ही संरक्षण किया गया? क्योंकि 1952 से ही भारत में टाइगर विलुप्त प्राय पाए गए। क्या किए गए? भारत में 1952 से ही टाइगर क्या किए? विलुप्त प्राय पाए गए। तो इसका आंसर क्या होगा? 1973 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 1973। इसका आंसर क्या होगा? 1973 होगा। ठीक है। अब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, क्या? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को आप लोग बहुत भली भांति परिचित हैं इस उद्यान से। क्यों परिचित है? आप जानते हैं कि जो हमारा गिरी नेशनल पार्क है, क्या है? गिरी नेशनल पार्क। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं, बब्बर शेर जिन्हें कहते हैं। क्या पाए जाते हैं? एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं, है ना। तो जो एशियाई बब्बर शेर थे उनका एक और अल्टरनेट स्थान ढूंढा जा रहा था। तो वो कहाँ ढूंढा गया था? एमपी में। तो एमपी में वो स्थान बहुत चर्चित था। तो जो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और कई सारे जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन ये है कि लखनऊ समझौता 1916 किन किन के मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? अब जब किन दो की बात आती है तो आप ये जान लीजिए कि छोटी सी बात जब होती है तो उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन ये बड़ी बात हुई थी। और इसमें किसका किसका समझौता हुआ था? इसमें समझौता हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय मुस्लिम लीग का। किसका समझौता हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। ठीक, ये क्वेश्चन भी सही है, लेकिन इसके साथ साथ ही एक और समझौता हुआ था। क्या हुआ था? एक काम कि गरम दल और नरम दल दोनों मिल गए थे, लेकिन ये तो पहले से ही भाई भाई थे। तो मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य क्या कहते हैं जो समझौता है वो 1916 में हुआ था। जो आयोग से आएगा आंसर यही आएगा। ठीक है। और बहुत जगह पे लोगों ने इसका आंसर नरम दल व गरम दल भी बता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा जंगली गधों की बात कर रहे हैं। किसकी? जंगली गधों की। किसकी बात कर रहे हैं? जंगली गधों की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अगर हम जंगली गधों की बात कर रहे हैं तो जंगली गधों में आप जानते हैं कि ये क्या है कि कहाँ पे? हमारे भारत के कहाँ पे? गुजरात क्षेत्र में। कहाँ पे? गुजरात क्षेत्र में एक जगह पड़ती है कच्छ का रण। क्या पड़ती है? कच्छ का रण।
ठीक है। जो कच्छ का रण है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है। क्या है? एक नेशनल पार्क। और जहाँ पे उस नेशनल पार्क में ही केवल क्या पाए जाते हैं? जंगली गधे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जंगली गधे पाए जाते हैं। और ये रेड डेटा सूची किसमें है? ये रेड डेटा सूची में शामिल है। किसमें? रेड डेटा की सूची में शामिल है, लिस्ट में शामिल है। इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। तो ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है? कच्छ का रण। कच्छ का रण पड़ता है गुजरात में, तो इसलिए यहाँ गुजरात दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? गुजरात सही होगा। ठीक है। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर इसकी इंग्लिश देखी जाएगी, क्या देखी जाएगी? इसकी इंग्लिश देखी जाएगी। तो इंग्लिश के अनुसार इसका आंसर मांसाहारी सही होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब होता है सर्वाहारी। इसका मतलब क्या होता है? सर्वाहारी होता है। तो इसके अनुसार आंसर ये सही होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी उसमें क्या लिखा गया है? उसमें इसको जीवाणु को यानी कि बैक्टीरिया को सबसे उच्च स्तर पे माना गया है। किसको माना गया है? बैक्टीरिया को सबसे उच्च स्तर पे माना गया है। सबसे निम्न स्तर पर आप जानते हैं पहले क्या होते हैं? घास के मैदान होते हैं। घास के मैदान को क्या होते हैं? प्राथमिक लेवल के उपभोक्ता, इसे फर्स्ट लेवल के उपभोक्ता क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसमें भेड़ बकरी या अन्य जीव जंतु आते हैं, खरगोश वगैरह। और उनको कौन खाता है? जो खरगोश वगैरह होते हैं उनको शेर या मानव खाता है। क्या खाता है? शेर खाता है। और शेर के अलावा भी इनको कौन खाता है? और भी जो लोग हैं वो खाते हैं। तो इनसे ऊपर जब अगर जाते हैं तो यहाँ पे क्या आते हैं? सर्वाहारी आते हैं। क्या आते हैं? ये हो गए मांसाहारी। ये क्या हो गए? मांसाहारी। और इसके ऊपर क्या आते हैं? सर्वाहारी। और सर्वाहारी कौन होते हैं? जो डायरेक्ट इसका भी सेवन करते हैं और इनका भी सेवन करते हैं। तो एनसीईआरटी के अनुसार इसका आंसर ये होगा। लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन देखा जाएगा तो इसका मतलब होता है सर्वाहारी, तब इसका आंसर मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या कहते हैं? पिछली बार कहते हैं इसी क्वेश्चन पे केस हुआ था, क्योंकि ये 2017 का क्वेश्चन है। और इसमें क्या किया था? जो हाई कोर्ट था इसका आंसर क्या दिया था? यही दिया गया था। जबकि आयोग ने इसका आंसर क्या दिया था? ये दिया था। तो ये जब डिस्प्यूट का क्वेश्चन था, अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि आयोग किसी की सुनता नहीं है। 2017 का पेपर उठा करके दे दिया और अब कह रहे हैं कि टीईटी के 40% और सुपर टेट के 60% से सिलेक्शन होगा। पहले लड़कों को नोटिस नहीं बताई गई और दूसरा अपने लोगों को बता दिया गया कि हम 2017 का क्वेश्चन उठाएंगे और 2017 का पेपर पढ़ लेना या 2018 का पढ़ लेना, इतने से आपको 120 क्वेश्चन के ऊपर प्लस हो जाएंगे। तो लोगों ने क्या किया? वो रट डाले जो खास लोग थे। आयोग में बहुत बड़ा बड़ा शिक्षा माफियाओं का खेल चलता है, आप जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ चैनल में रोज़ सुनते ही हैं। ठीक है। तो ये सब बातें तो बाद की हैं, बाद में कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी से के सबसे पास है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। अब वायुमंडल में कितने स्तर होते हैं यह आप लोग पहले से अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम अगर उनके बारे में जानें तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? सबसे पहले तो हमारा यही होता है, क्या होता है? क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है ना? क्षोभ मंडल हो गया। अब क्षोभ मंडल के बाद ये पहले नंबर पे आ गया। अब दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं और ये हर एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्षोभ मंडल के बाद कौन आता है? दूसरा आता है मध्य मंडल। दूसरा क्या आता है? मध्य मंडल आता है। और मध्य मंडल के बाद क्या आता है? समताप मंडल। क्या आता है? समताप मंडल। और समताप के बाद आयन मंडल। क्या आता है? आयन मंडल आता है। और आयन मंडल के बाद क्या आता है? वायुमंडल आता है। आयन मंडल के बाद क्या आता है? वायुमंडल आता है। ये हमारे क्या हैं? क्षोभ मंडल के प्रमुख स्तर हैं।
ये प्रमुख स्तर है। इनको भी कुछ छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया गया, 2 लेयरों के बीच में अलग अलग उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, बट हमें तो इस क्वेश्चन से मतलब है और थोड़ा डिस्कशन से, जिससे आने वाले समय में ये क्वेश्चन आपके सही हो जाए। अगर ये आपका वायुमंडल है तो वायुमंडल का पहला स्तर ये है, दूसरा ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ये प्रमुख रूप से 5 स्तर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किससे संबंधित है? भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय पारित किया गया था। इतना भर याद रखिए कि कब पारित किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पारित किया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कब थी? बस वही याद कर लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 11 दिसंबर कब थी? 2002 को थी। तो ये इस तरह से आप इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ग्रीन हाउस गैसें। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ग्रीन हाउस गैसें। अब ग्रीन हाउस गैसें होती क्या है? ग्रीन हाउस गैसें क्या होती है? जो पर्यावरण को क्या कहती हैं, क्या करती हैं? क्षति पहुंचाती हैं। तो वो छोड़ दीजिए। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? अब कृषि करने की प्रक्रिया क्या है? पर्यावरण के संरक्षण में सहायक है। आप जानते हैं जो ग्लास हाउस में पौधे लगाए जाते हैं उसमें क्या होता है? CO2 का प्रयोग होता है, तो ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। शिफ्टिंग खेती में क्या होता है? वनों का नाश होता है, जंगलों को काट करके बनाया जाता है। क्या होता है? वनों का नाश होता है, विनाश होता है, यानी कि जंगलों को काट काट करके खेती की जाती। पहले यहाँ पे जंगल काटे गए, 2-3 साल तक खेती की गई, फिर जब इसका क्या हुआ, जो क्षमता होती है इसके उपज देने की वो खत्म हो गई, तो इसको छोड़ करके दूसरी जगह के जंगल काटे गए। और ये हमारे कहाँ? पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा प्रचलित है। कहाँ? पूर्वोत्तर भारत में क्या है? ज़्यादा प्रचलित है ना? तो ये शिफ्टिंग खेती भी अच्छी नहीं होती है, ये भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तीसरा, अधिक उपज वाली, जो अधिक उपज वाली होगी उसमें क्या होता है? केमिकल ज़्यादा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? केमिकल आपके ज़्यादा यूज किए जाते हैं। केमिकल के साथ साथ क्या होता है? केमिकल के साथ साथ आप जानते हैं कि फर्टिलाइजर, इसमें खादें को भी यूज की जाती हैं। क्या चीज़ का? फर्टिलाइजर, यानी कि खादें बहुत सारी यूज की जाती हैं। तो इससे, और सिंचाई ज़्यादा यूज की जाती है, सिंचाई की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। इन तीनों की ज़्यादा आवश्यकता के कारण 3 प्रकार से हानि होती है। ये केमिकल से कैंसर का खतरा रहता है, केमिकल और खादों से। और सिंचाई से क्या होता है कि पानी की समस्या हमारे यहाँ जनरेट हो जाती है, तो उससे बरसात कम होती है। तो ये तीनों साधन जो हैं ये अच्छे नहीं होते। जैविक खेती वो होती है जो हरे पौधे या घास फूस को सड़ा करके खाद बनाई जाती है और उसका उपयोग करके खेती की जाती है, उसे जैविक खेती कहते हैं। यानी कि उसमें जो आधुनिक फर्टिलाइजर है उनका यूज या प्रयोग, यानी केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, उस खेती को क्या कहा जाता है? जैविक खेती कहा जाता है। उस खेती को क्या कहा जाता है? जैविक खेती कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अम्लीय वर्षा। जब जानते हैं कि हमारा, मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर बहुत सारी गैसें क्या होती हैं? बहुत सारी गैसें ऊपर इन्वायरमेंट में रहती हैं, और जब ऊपर से वर्षा होती है तो इन गैसों के साथ क्या होती है? अभिक्रिया करती है। क्या करती है? अभिक्रिया करती है। तो इनमें से कुछ, जैसे हमारी कौन कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैसें क्या करती हैं? किसके साथ? H2O के साथ। किसके साथ? जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? H2SO4। क्या बनाती हैं? H2SO4। और क्या? ये HNO3। क्या? HNO3। तो ये दोनों क्या है? ये वाला सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना? और ये वाला क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। ये क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। तो इन दोनों से क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। किनसे? सल्फ्यूरिक अम्ल से। यहाँ क्वेश्चन में कौन सा दिया है? सल्फ्यूरिक। तो इस तरह से ये सल्फ्यूरिक एसिड सही हो गया इसका। ठीक है, और ये बात ध्यान रखिएगा, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आगे मिलेंगे। नेक्स्ट है
आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या है? ये एक जो कार्बन होता है इसका परमाणु भार कितना होता है? 12। लेकिन कार्बन के कुछ ऐसे अणु पाए जाते हैं जिनका परमाणु भार 13 और परमाणु भार 14 पाया जाता है, और इनको क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव। इन्हें क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव, यानी कि अस्थिर तत्व कहा जाता है। और इन्हीं के अस्थिर तत्व के मदद से क्या किया जाता है? इन्हीं के अस्थिर तत्व की मदद से ये पता लगा लिया जाता है, क्योंकि यही कार्बन कहाँ पाए जाते हैं? हमारे हड्डियों और पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। और वो उससे किस तकनीक के तहत? रेडियो एक्टिविटी के तहत। किसके तहत? रेडियो एक्टिविटी के तहत ये पता लगा लिया जाता है कि ये जो कार्बन इसमें मौजूद थी इसका कितने % भाग अभी तक खत्म हो चुका है और रिमेनिंग कितने % भाग बचा है। तो जितना % भाग खत्म हो चुका होगा, रिमेनिंग जितना बचा होगा, उसी के आधार पर इस बात का पता लगा लिया जाता है कि इसकी आयु कितनी है। तो यही क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। चट्टानों की शक्ति मापने का, ये ताकत नापने की नहीं है। इनमें से सभी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये श्वेत पट पे लिखने वाला केवल कार्बन नहीं है, ठीक है, इसलिए ये सारे आंसर सही नहीं है। केवल कौन सा सही है? पहला सही है। कौन सा सही है? पहला सही है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा में कब राष्ट्रीय गान अपनाया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? क्या हुई थी? अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को जब बैठक हुई थी, उसी समय क्या किया गया था? राष्ट्रगान गाया गया था और इसी को अपनाया गया था। और इसके साथ साथ फिर क्या हुआ था? 25 जनवरी को क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। किसका चुनाव हुआ था? राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। इसीलिए क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को आप जानते ही हैं स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन सारे देश में जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या हुआ था? संपूर्ण रूप से क्या हुआ था? लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका आंसर क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 हुआ। इसका आंसर क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 हुआ, ठीक। नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन। क्या? बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? जो बायोमैग्निफिकेशन होता है, एक्चुअली होता क्या है कि जब हम किसी, मान लो कोई तालाब है, क्या है? कोई तालाब है या गड्ढा है, उसमें जो केमिकल होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, धीरे धीरे जा करके पानी के साथ रिस करके जमा होते हैं। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं ये खूब उगाते हैं। क्या होते हैं? खूब उगाते हैं, शैवाल की तरह। या फिर जो हमारे ऊतक होते हैं, क्या होते हैं? ऊतक होते हैं, उनमें धीरे धीरे जा करके क्या विषैले पदार्थ क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। वही जैसे आप कहते हैं कैंसर होता है, तो आजकल पंजाब के लोग वहाँ के उत्पन्न किया हुआ अनाज क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो इतना केमिकल यूज कर चुके होते हैं, और केमिकल ज़्यादा यूज करने की वजह से वो उसको नहीं खाते। राजस्थान से मंगाते हैं कि राजस्थान में सिंचाई कम होती है, और कम होने की वजह से वहाँ फर्टिलाइजर कम प्रयोग होता है, और इस वजह से क्या होता है? वहाँ के अनाज में केमिकल और फर्टिलाइजर की मात्रा कम होती है, जो कैंसर को कम करती है। कैंसर के होने की प्रवृत्ति को क्या करती है? कम करती है। इससे क्या होता है? इससे होता है कि व्यक्ति ज़्यादा स्वस्थ रहता है, और इसीलिए वहाँ के लोग कहाँ से? मध्य प्रदेश और राजस्थान से अनाज मंगाते हैं और अपना उत्पादित करके बेच लेते हैं। सोचिए कितने चालाक है। अभी अमित शाह का एक स्टेटमेंट आया था कि आगे आने वाले समय में 50% से अधिक लोगों को कैंसर का खतरा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो केमिकल का, फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। किया हुआ क्या खाते हैं? खाद्यान्न खाते हैं। लेकिन इसमें सरकार रोक नहीं लगाएगी, बस केवल सूचना दे देगी, ठीक है, जिससे इंडस्ट्री वालों को फायदा हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, ठीक है, अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक वो होते हैं जो किसी के साथ मिल करके,
जब कोई काम करते हैं तो वो क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। और जो सिंगल कोई काम कर सकता है, ठीक है, जो सिंगल कोई काम कर सकता है वो क्या कहते हैं कि कैसा घटक होता है, जैविक घटक होता है। वो कैसा घटक होता है, जैविक घटक होता है। और ये जीवित अवस्था में होता है। प्रोटीन, फास्फोरस, मृदा बिना किसी के साथ मिले कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए अजैविक है। और जो बिना किसी के साथ मिले कोई काम कर सकते हैं वो सब क्या है, जैविक है। ठीक है, वो सारे क्या हैं, जैविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। वैसे ये क्वेश्चन आप सभी को पता है और सभी लोगों को ये क्वेश्चन आता है। तो जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है वो आप सभी जानते हैं कहाँ है, एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम कहाँ है, नीदरलैंड में। एम्स्टर्डम कहाँ है, नीदरलैंड में है। एम्स्टर्डम कहाँ है, नीदरलैंड में है। आप ये बात जानते हैं और ये बात तो सही है, लेकिन ग्रीन पीस इंटरनेशनल बनाया क्यों गया था, ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्यों बनाया गया था, आप सोचिए। तो पहली बार ग्रीन पीस इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1971 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, कनाडा में हुई थी। कहाँ हुई थी, कनाडा में हुई थी। और इसमें काम क्या होता है, परमाणु हथियारों पर रोक लगाना। किस पे, परमाणु हथियारों पर रोक लगाना या उनको कम करना। दूसरा इसका काम क्या होता है, परमाणु हथियारों को रोक लगाना तो होता है। दूसरा जो वनों की कटाई होती है, यानी कि जंगलों को नष्ट होने से बचाना। क्या होता है, जंगलों को नष्ट होने से बचाना। ठीक है, नष्ट होने से क्या बचाना, नष्ट होने से क्या करना है, बचाना है। और इसका एक और प्रमुख कार्य है, आप सभी लोग जानते हैं, और वो क्या है, अस्त्रों शस्त्रों का निरस्त्रीकरण। क्या, अस्त्र और जो शस्त्र हैं जो लोग बना रखे हैं परमाणु अस्त्र, इनका क्या निरस्त्रीकरण होता है, यानी कि इनको खत्म करने की बात कहता है। कौन कहता है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। कौन कहता है, ये एक क्या है, प्राइवेट संस्था है जो विश्व लेवल की है और क्या करती है, अपनी रिपोर्ट जारी करती है इन्हीं सब चीज़ों को मिला करके। ठीक, क्या करती है, अपनी रिपोर्ट जारी करती है। चलिए, तो आप इतना समझ गए होंगे कब स्थापना हुई, कहाँ हुई, एम्स्टर्डम कहाँ है, ठीक है, नागासाकी कहाँ है, जापान में है। नागासाकी कहाँ, जापान में। न्यूयॉर्क कहाँ, यूएसए में। सिडनी कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आपको जानना चाहिए, आप जानते हैं कि आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा क्या जल प्रदूषण अधिक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सुना होगा। आप जानते हैं कहाँ पे, बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन खूब है, वहाँ पे क्या निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, कोयला निकाला जाता है। उसी के बगल में लौह अयस्क, क्या, लौह अयस्क निकाले जाते हैं, और भी अयस्क वहाँ उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक, और वहाँ पे एक नदी है, आप उसका नाम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक नदी है जिसे जैव मरुस्थल कहा जाता है आजकल। क्या कहा जाता है, जैव मरुस्थल कहा जाता है। कहाँ, उस नदी का नाम बताइए, ये आप लोग बताइए। तो यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री होने के कारण और ये खनिजों के उत्पादन के कारण, अयस्कों के उत्पादन के कारण क्या है कि पानी में जो ये आर्सेनिक है धीरे धीरे फिल्टर होकर के नीचे के जल स्तर में चली गई है, और जल स्तर में जाने की वजह से वहाँ का पानी पीने लायक नहीं बचा, अशुद्ध हो गया है। तो वो जगह कौन सी है, वो है पंजाब, वो सॉरी पश्चिम बंगाल। वो जगह कौन सी है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं कोलकाता कहाँ पे है, हुगली नदी के किनारे है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्य होने की वजह से वहाँ आर्सेनिक की मात्रा इतना बढ़ गई है कि बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं, और वहाँ का जल बहुत क्या हो गया है, नीचे के निचले स्तर तक प्रदूषित हो गया है। सोचिए कि वहाँ के लोगों का क्या हाल होगा, और सिर्फ किसकी वजह से, ये सारे कारणों की वजह से। आप इस नदी का नाम बताइए, बताए नहीं अभी तक, क्या है, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी नदी है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है। अब भारत का जो पश्चिमी भाग है, आप जानते हैं ये हमारा इंडिया है, और ये इंडिया का क्या है, पश्चिमी भाग है। और इस भाग में यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है पश्चिमी घाट। यहाँ क्या पाया जाता है, पश्चिमी घाट।
और पश्चिमी घाट क्या है, एक पर्वत है या समुद्र से उठा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ से जो चलने वाली हवाएं हैं, यहाँ से क्या जो चलने वाली हवाएं हैं, इससे जब टकरा करके जाती हैं तो ये ऊपर उठ करके निकल जाती है। कैसे? ऊपर उठ करके निकल जाती हैं। और ये वाला जो क्षेत्र रीजन है इसका है, यहाँ पे ये ऊपर से निकल जाती हैं। जैसे आप जानते हैं कि कोई गाड़ी हो, इस तरह से अगर उसमें ब्रेकर बना दिया जाता है और यहाँ से गाड़ी कोई जाए तेजी से निकल करके, तो ये यहाँ जा करके दूर गिरेगी जाके, इतनी बीच का रीजन छोड़ देती है जंप करके। वही हाल हवाओं का है, जब यहाँ से जाती है तो ऊपर उठ करके आगे निकल जाती हैं और इतना एरिया छोड़ देती है। यानी कि ये पश्चिमी घाट का वह क्षेत्र है जहाँ पे मौसमी हवाएं चलने के बाद ऊपर उठ जाती हैं। मौसमी हवाएं क्या चलने के बाद ऊपर उठ जाती हैं, और ऊपर उठने की वजह से ये क्षेत्र क्या होता है, वर्षा रहित हो जाता है। और इसी वजह से इसे रेन शैडो या कम वर्षा वाला क्षेत्र, कभी थोड़ा बड़ा हो जाती है तो हो जाती है, कम वर्षा वाला क्षेत्र घोषित किया जाता है। लेकिन जब लौटते हुए मानसून से यहाँ वर्षा होती, थोड़ी बड़ा वर्षा हो जाती है, लेकिन वर्षा की उतनी मात्रा इसे नहीं मिलती जितनी मात्रा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र को मिलती है। इसी वजह से ये क्षेत्र सूखा क्षेत्र घोषित हो जाता है और इसे रेन शैडो एरिया कहते हैं। और ये इसकी वजह से होती है, मौसमी हवाएं जंप करके ऊपर निकल जाती हैं। मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। इसके बारे में मैंने आपको उस समय बताया ही था कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, 1972 में। इसी की टाइगर प्रोजेक्ट इसी की देन है। कब आया था, 1973 में। इस बारे में आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इस पर ज़्यादा डिस्कशन करना अपना टाइम खराब करना होगा, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडली की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली, प्रति इकाई क्षेत्र में क्या प्राप्त होने वाली सौर विकिरण की मात्रा कहलाती है। तो प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण की मात्रा, अब मान लो ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में उच्चावच है, कहीं पेड़ है, कहीं पे नदी है, कहीं पे खेत है। तो जब सूर्य से आने वाली रोशनी इसमें पड़ती है, किरणें इसमें पड़ती हैं, तो यहाँ आप मैंने बताया था बहुत सारी लेयर पाई जाती हैं वायुमंडल की। तो इन लेयरों में कहते हैं ऊपरी भाग के बारे में बात बताओ, तो सूर्य से आने वाला जो क्या कहते हैं प्रकाश प्रति इकाई, क्या प्रति घन इकाई में, प्रति स्क्वायर में जितनी किरणें पड़ती हैं, यानी जितना ताप पड़ता है, उसको क्या कहते हैं सौर विकिरण की मात्रा को मापने का काम करते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली मात्रा को क्या कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। वास्तव में इस क्वेश्चन में क्या है कि सूर्य से आने वाली जो यहाँ पे सौर ऊर्जा है, ये इनसे फिर से रिफ्लेक्ट होकर के क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर के फिर वापस लौटती है। रिफ्लेक्ट होकर के क्या होती है, फिर वापस लौटती है। तो कुछ भाग तो पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ भाग क्या लिया जाता है, पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, पृथ्वी द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और कुछ भाग वापस रिटर्न हो जाता है, कुछ यहाँ के जो वायुमंडल के परतों हैं उनके द्वारा सोख लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो विकिरण की मात्रा है, और यहाँ पे आप जानते हैं ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत से वही कुछ फिल्टर होकर के आती है। तो जब हम ऊपरी सीमा की बात करते हैं, तो ऊपरी सीमा में हमें सौर ऊर्जा ही प्राप्त होती है कि नीचे से लौटने वाली मात्रा कम हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाला विकिरण तो नीचे से होता है, लेकिन आने वाली ऊर्जा ऊपर से होती है। तो आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा, और सभी लोगों ने आंसर सब जगह यही बताते हैं, आयोग भी यही बताएगा, लेकिन इसके बारे में हम आपको विस्तृत चर्चा करेंगे अपने ज्योग्राफी के लेक्चर में। आप वहाँ पे आइएगा, अभी आपको आंसर इसका पता ही है, तो वहाँ पे आपको समझाएंगे कि कैसे क्या क्या होता है। नेक्स्ट है, किस देश से संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। आप जानते हैं किसकी मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है, जिसका आज वर्तमान में नाम क्या है, रूस है। पहले ये क्या हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक, यूएसएसआर का कब 1991 में विखंडन हो गया। किसने करवाया, यूएसए ने करवाया। किसने करवाया,
यूएसए ने करवाया, और ये कई छोटे छोटे देशों में क्या हो गया, विभक्त हो गया, जिसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे देश बन करके टूट करके निकले। इसके बारे में भी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन इस समय इसका नाम क्या है, यूएसएसआर है। तो आप जानते हैं किसकी, स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे, किसकी, स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे, किसकी सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे क्या किया गया था, मौलिक कर्तव्य, क्या मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, कहाँ, 51 का में, कहाँ जोड़े गए थे, संविधान के 51 का में एक भाग जोड़ा गया था, और जिसमें कितने, 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। कितने मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, कि माँ बाप का कर्तव्य होगा अपने बच्चों को शिक्षा दे, यहाँ के नागरिकों का कर्तव्य होगा देश की इमारतों की सुरक्षा करें, नेशनल फ्लैग का सम्मान करें, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। और किसकी सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे एक संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह डिस्कशन आगे के आने वाले एग्जामों के लिए आपको बेहतर प्लेटफॉर्म देगा, और आप हमारे संस्थान से भी जुड़ेंगे, हमसे भी जुड़ेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आगे भी ऐसे ही अच्छे सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना है तो हमारे जो क्लासेस चलती हैं रेगुलर, उन पे आप देखिए, मिलिए, हमसे जुड़िए। जय हिंद।